मैं पेशे से एक राइटर हूँ। मैं किस्से कहानियाँ लिखता हूँ। बहुत दिनों से मैंने कोई कहानी नहीं लिखी। मेरे दिमाग में कोई टॉपिक ही नहीं आ रहा था। जब भी मैं कोई कहानी लिखने बैठता तो 2-3 पैराग्राफ से आगे नहीं बनती है। नहीं, तभी मैंने सोचा कि क्यों ना जगह बदल कर देखी जाए। क्या पता कोई नई कहानी मेरे दिमाग से कागज पर उतर आए। यह सोचकर मैंने अपने दोस्तों को फोन किया। बहुत दिन हो गए यार, हम लोग मिले ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हारे शहर आगरा आ जाऊँ। तेरा ये घर है यार, जब चाहे आजा कर। अबे ओ तो फोन रख, मैं आ रहा हूँ। तेरे शहर तुमसे मिलना है। मैंने अपनी जरूरी सामान पैक किए और रेलवे स्टेशन पहुँच गया। टिकट काउंटर से टिकट लेकर मैं प्लेटफॉर्म पर पहुँच गया। थोड़े समय बाद ही हॉर्न देती हुई एक ट्रेन उस स्टेशन पर रुकी। मैंने अपना सामान उठाया और ट्रेन के अंदर विंडो वाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। मैं इधर उधर के दृश्य देखने लगा। ट्रेन सरपट दौड़ी और शाम तक मैं आगरा पहुंच गया। मेरा दोस्त कैसो मुझे स्टेशन पर लेने आ गया। मैं की गाड़ी में बैठा और हम लोग उसके शहर की तरफ निकल गए। उसका घर ताजमहल के कुछ 4-5 गलियों छोड़कर था। बातों ही बातों में केशव ने मुझे बताया कि कल पूर्णिमा है। पूर्णिमा का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक बात आई। यार, मैंने दिन में तो बहुत बार ताजमहल को देखा है, मगर रात में कभी नहीं देखा। तो ताजमहल दिन में इतना सुंदर और मनमोहक दिखाई देता है, वह रात में कैसा दिखता होगा। जब सफेद चांद की रोशनी सफेद संगमरमर की इस इमारत पर हम दौड़ती होगी, यह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती होगी। केशव ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें जरूर कल रात तक दिखाने ले जाऊंगा। तब तक हम लोग उसके घर पर पहुंच चुके थे। इस घर पहुंचकर हम लोगों ने खाना खाया। दिन भर सफर के कारण मैं थक चुका था। बेड पर गिरते ही मुझे नींद आ गई। सुबह होते ही मैंने और केशव सारा काम निपाट कर ताजमहल की तरफ चले गए, पर हम लोगों को रात की टिकट नहीं मिली, क्योंकि रात में ताजमहल सिर्फ 400 ही लोग जा सकते हैं, वो भी रात के 11 बजे तक। हम दोनों लोग निराश होकर घर लौट आए। यार, मेरा बहुत मन है रात में ताजमहल देखने का। तू तो यही रहता है, कोई तो रास्ता होगा रात को ताजमहल जाने का। एक गुप्त रास्ता मुझे पता है, पर बहुत रिस्क है यार। मैंने केशव को जोर देते हुए कहा, चल ना यार, चलते हैं। चल, फिर हम लोग रात के 11 बजे के बाद जाएंगे। धीरे धीरे रात हो गई। हमने टॉर्च उठाई और हम दोनों लोग चल दिए ताजमहल की तरफ। मैं केशव के पीछे पीछे चल रहा था। केशव और मैं गुप्त रास्ते से चलने लगे, जो कि ताजमहल के पीछे से था। चलते चलते हम लोग ताजमहल के अंदर पहुंच गए। ताजमहल के अंदर बहुत अंधेरा था। दिन में यह ताजमहल अंदर से जितना अच्छा लगता है, रात में उतना ही वीरान और खतरनाक लगता है। मानो जैसे कि रात की ये चुप्पी कितने ही राज अपने अंदर समाये बैठी। फिर मैंने और केशव ने अपनी टॉर्च ऑन कर ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मैं जल्दी से बाहर पहुंचना चाहता था, लेकिन मुझे ताजमहल के ऊपर पड़ते चांद की रोशनी देखनी थी। उस रात हमारे जूते की पट-पट एक डरावनी आवाज पैदा कर रही थी। चलते चलते हम लोग एक बड़े हॉल में पहुंचे। हम दोनों की टॉर्च कभी बंद हो जाती, कभी फिर से ऑन हो जाती। अचानक से हम दोनों की टॉर्च बंद हो गई और वहां फैल गया एक घोर अंधेरा। अंधेरा बहुत ही घना था और तभी वहां कोई चीज मेरे माथे से टकराई। मेरे बदन में शहर दौड़ गई। जल्दी से मैंने टॉर्च को अपने हाथ पर जोर से मारा तो टॉर्च ऑन हो गई। मैंने जल्दी से टॉर्च की रोशनी ऊपर की। उस रोशनी में मुझे एक भयानक चमगादड़ फर-फर करके भागता दिखाई दिया। फिर वहाँ एक तेज रोशनी हुई। इससे हम दोनों की आंखें बंद हो गई। जैसे ही हम दोनों की आंखें खुली, सामने का नजारा देखकर हम लोग दंग रह गए। जिस ताजमहल में अभी तक अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था, अब वहाँ हमारे सामने एक दरबार सजा हुआ था। सिंहासन पर एक आदमी बैठा हुआ था और उसके आगे एक मंत्री बैठा हुआ था। राजा के सामने कतार में 22 लोग खड़े थे। देखने से वो
वो लोग मजदूर और कारीगर लग रहे थे। तभी मैंने केशव से पूछा, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? केशव ने डरते हुए कहा, हाँ, चुपचाप खड़ा रह, बस जो होता है होने दे। अब वो लोग राजा से रहम की भीख मांग रहे थे। राजा ने सैनिकों की तरफ इशारा किया और सैनिक उनके हाथ एक एक कर उन्होंने 21 लोगों के हाथ काट दिए। हाथ काटते ही वो सुंदर ताजमहल दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। चीखें इतनी डरावनी थी कि किसी का कलेजा मुंह से बाहर आ जाए। अब एक ही कारीगर के हाथ बचे थे, वो बहुत बिगड़ा रहा था। जब सैनिक उसके हाथ काटने आया तो उन्हें धक्का देकर बाहर की ओर भागा। सैनिक भी उसके पीछे दौड़े। देखते ही देखते सब लोग उठकर दौड़ने लगे। तभी मैं और केशव भी उनके पीछे दौड़े। मैंने कि वो आदमी ताजमहल के मेन गेट को चीरते हुए पास की यमुना नदी में उसके कूदते ही वे सब लोग भी गायब हो गए। गायब होते ही हम लोग होश में आ गए। तभी मैंने केशव से कहा, यार जल्दी चल यहाँ से। पर केशव वहाँ से हिल ही नहीं रहा था, बस चुपचाप नदी की ओर देखे जा रहा था। मैंने उसे पकड़कर जोर से हिलाया, तब उसने मुझे धक्का देकर दूर फेंक दिया और नदी की तरफ दौड़कर उसमें कूद गया। उसके कूदते ही मैं तेजी से दौड़ा और उसे बचाने की कोशिश करने लगा। मैंने उसकी तरफ हाथ पकड़ा। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, जैसे कि उसकी आंखों में किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया हो। उसने मुझे भी अपनी तरफ खींच लिया। मैं भी नदी में गिर गया। मेरी आंखों के आगे अब अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने आप को किसी के केबिन में पाया। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। केशव भी मेरे साइड में लेटा हुआ था। मैंने केशव को जगाया, फिर मुझे किसी की केबिन की तरफ आते हुए जूतों की आवाज टकराई। वो एक वॉचमैन था। उसने वॉचमैन वाली ड्रेस, एक डंडा और सिर पर एक टोपी। उसका चेहरा बहुत ही डरावना और खड़ूस लग रहा था। उसने आते ही हम लोगों से पूछा, तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या करने आए थे? क्या तुम लोगों को पता नहीं रात में यहाँ आना वंचित है? फिर भी तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो जो उस भूत से बच गए। एक बार मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ था जब मैंने नई नई ड्यूटी ज्वाइन की थी। मैं भी ताजमहल के श्रापित हिस्से में चला गया। मेरे सामने एकदम उस मजदूर का भूत आ गया और हुआ मुझे खींचकर नदी की तरफ ले गया और नदी में फेंक दिया और मैं डूब गया। यह सुनते ही मैं दंग रह गया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फिर वो वॉचमैन एकदम डरावनी और रहस्यमय हंसी हंसने लगा। देखते ही देखते उसका चेहरा सफेद बाहर आ गई। फिर उसने हम दोनों को पैरों से पकड़ा और खींचकर यमुना नदी के पास ले गया और एक जोरदार झटके से नदी में फेंक दिया। अगले दिन सुबह टीवी चैनल पर एक ही न्यूज चल रही थी। रात में चोरी छिपे ताजमहल देखने गए 2 युवकों की नदी में डूबकर हुई रहस्यमय मौत।